रिपोर्ट मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। भारत की तरफ से भूकंप प्रभावित म्यांमार को लगातार मदद भेजी जा रही है और ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत भारत से राहत सामग्री लेकर के 5वां विमान म्यांमार पहुंचा। और आपको बता दें कि म्यांमार 60 पैराफील्ड एम्बुलेंस भेजी गई है। एनडीआरएफ जवानों का ग्रुप भी म्यांमार भेजा गया है। तो इस वक्त की यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राहत सामग्री के लिए 5वां जो विमान है वो म्यांमार पहुंचा है। एनडीआरएफ जवानों का ग्रुप भी म्यांमार भेजा गया है। भारत से और राहत सामग्री जो है म्यांमार पहुंची है, क्योंकि भूकंप के बाद से जो तबाही मची है उसके बाद से भारत लगातार अब म्यांमार की जो है मदद करते हुए दिख रहा है। म्यांमार, आपको बता दें कि 60 पैराफील्ड एम्बुलेंस भी भारत की तरफ से भेजी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो क्या म्यांमार में आए भूकंप से मरने वालों की तादाद 10,000 तक पहुंच सकती है? इस वक्त म्यांमार को लेकर के अमेरिका से लेकर चीन और रूस से लेकर भारत सभी देश एक्टिव हो गए हैं। भूकंप कितने बड़े पैमाने पर आया, इसके नए वीडियो देख करके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। म्यांमार में खौफ फैल गया है। लोगों को लग रहा है कि जमीन फिर हिलेगी। फिर इमारतें गिरेंगी और ज्यादा मौत होगी। 28 मार्च वाला डर खत्म होने के बजाय बढ़ता जा रहा है। डर है कि म्यांमार में आए भूकंप से मरने वालों की तादाद 10,000 से ऊपर जा सकती है। 10,000 का आंकड़ा एक शुरुआती अंदाजा है, क्योंकि कई इलाकों में राहत अभी तक नहीं पहुंच पाई है। म्यांमार के मांडले में इस बौद्ध मंदिर को देखिए। भूकंप की वजह से इसका बड़ा नुकसान हुआ है। एक बार फिर देखिए कैसे इस बौद्ध मंदिर को भूकंप के झटकों से नुकसान पहुंचा। इस वीडियो में कई बौद्ध भिक्षु भूकंप से बचने की कोशिश कर रहे हैं और फिर उनके सामने ही 10 मंजिला ये इमारत देखते ही देखते ढह जाती है। इसी इमारत को एक दूसरे एंगल से गिरते हुए देखिए। ऐसे ही वीडियो हैं जो इस जल्जले को लेकर बहुत ज्यादा दहशत पैदा कर रहे हैं। म्यांमार की सैन्य सरकार के मुताबिक इस भूकंप में मरने वालों की तादाद 1,000 के पार जा चुकी है, जबकि 2,500 से ज्यादा लोग घायल हैं। म्यांमार और थाईलैंड से लगातार ऐसे वीडियो आ रहे हैं जो दिल दहला देने वाले हैं। किसी इमारत, किसी बिल्डिंग, किसी भी स्ट्रक्चर की अब कोई गारंटी नहीं बची है। और किस वक्त ढह जाएगा, कौन किस वक्त मिट्टी में मिल जाएगा, अब इसकी जांच की जा रही है। क्योंकि 28 मार्च की सुबह दक्षिण पूर्व एशिया में जो भूकंप आया उसने लोगों को सड़कों पर सोने के लिए मजबूर कर दिया है। यूएसजीएस यानी यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक भूकंप सिर्फ म्यांमार में नहीं आया, बल्कि पूरा दक्षिण पूर्व एशिया पूरी तरह हिला है। 7.7 तीव्रता का भूकंप म्यांमार में आया, लेकिन इसके झटके थाईलैंड, बांग्लादेश, चीन और भारत के पूर्वी हिस्सों तक महसूस किए गए। देखा जाए तो जल्जला म्यांमार में आया, लेकिन आसपास के देश पूरी तरह हिल गए हैं। म्यांमार और थाईलैंड के आए झटके और इमारतों के गिरने वाली तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी है। पूरी दुनिया से मदद पहुंच रही है। 7.7 तीव्रता वाले इस बहुत ही खतरनाक भूकंप की खबर व्हाइट हाउस में भी पहुंची और तबाही के मंजर देखकर डोनाल्ड ट्रंप भी एक्टिव हो गए। Yeah, we're going to be helping. We've already alerted the people. Yeah, it's terrible what's happened. It's a real bad one, and we will be helping. We've already spoken with the country. म्यांमार में आए भूकंप से इतनी ऊर्जा पैदा हुई है जिसकी तुलना 334 परमाणु धमाकों से की गई है। 334 एटम बम जितने धमाकों से पूरा दक्षिण पूर्व एशिया हिल गया है। भूकंप को लेकर इस वक्त पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में
खौफ ऐसा है कि आसपास के देश भी बहुत ज्यादा अलर्ट है, क्योंकि एक बार जमीन हिलती है तो आगे भी लगातार झटकों का खतरा बना रहता है। इस वक्त म्यांमार के साथ थाईलैंड भी भूकंप को लेकर हॉटस्पॉट बना हुआ है और सब बस यही दुआ कर रहे हैं कि आगे ऐसा भूकंप ना आए। म्यांमार में मांडले में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और यहाँ के वीडियो देखकर लोग बहुत ज्यादा दहशत में हैं। Mandalay is so desperate. Mandalay is just 12 miles away from the epicenter, and the damaging of infrastructures, the buildings, the roads cracking, airport's tower was just falling, and the bridge, and especially the building damage was so severe, and people are just, they so shocked. People are just, desperate, devastated. And when I see the damage at the bridges and the roads, it was so huge. I have never seen anything like that in my life before. This is so severe, and Mandalay is nothing. We can't. The communication is down, so we have no idea, how our friends and families are okay or not. और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। नेपाल में हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर के जम करके बवाल हो रहा है। काठमांडू में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़प में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 30 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। हालात इतने बिगड़ गए कि पूर्वी काठमांडू में सेना को बुलाना पड़ा। बरेश्वर, तिनकुने समेत काठमांडू के कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि नेपाल में हिंदू राष्ट्र की मांग और इसी को लेकर के अब जमकर के बवाल देखने को मिल रहा है। पूर्वी काठमांडू में सेना को बुलाना पड़ा है। हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर के जम करके बवाल देखने को मिल रहा है। काठमांडू में पुलिस प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। नेपाल में हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर के अब जो बवाल है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देखिए, झड़प हुई, 2 लोगों की मौत की जानकारी है, 30 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। हिंसा हुई है, आगजनी की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है, 30 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तस्वीरें जो आ रही हैं वो आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से वहां पर माहौल खराब हो गया। आप देखिए, हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर के जम करके बवाल देखने को मिल रहा है। शुक्रवार को काठमांडू में राजशाही समर्थकों ने शक्ति प्रदर्शन किया। हाथों में लाठी, डंडे और पत्थर के साथ नेपाल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। और देखते ही देखते प्रदर्शनकारी हिंसक हो गए। आसपास के इलाकों में दुकानों, घरों और पॉलिटिकल पार्टियों के दफ्तरों में आगजनी की। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस दीवार की तरह काठमांडू की सड़कों पर खड़ी हो गई। पुलिस लगातार शांति की अपील करती रही कि तभी भीड़ से पुलिस पर हमला हुआ और बवाल तेजी से बढ़ गया। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, आंसू गैस के गोले दागे। पुलिस और राजशाही समर्थकों के बीच हुई तकरार में 2 लोगों की जान चली गई। त्यसै गरी पूर्व राजाका समर्थकहरूद्वारा राजधानीको तिनकुने क्षेत्रमा जुन प्रदर्शन भयो त्यो प्रदर्शन अत्यन्त हिंसात्मक रूपमा भयो। नेपालको संविधानले सबै नागरिकलाई स्वतन्त्रताको हक प्रदान गरेको छ। एक प्रकारले भन्यो भनेदेखि यो लेभल प्लेइङ फिल्ड भन्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ सबै नागरिकहरूलाई सहभागी हुने, विचारको स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ। बिना हताहतियार शान्तिपूर्ण रूपमा भेला जम्मा हुने र विचारको आदान प्रदान गर्न सक्ने स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ। इस पूरी हिंसा की कहानी आपके टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीरों में छिपी हुई है। जब काठमांडू की सड़कों पर राजशाही समर्थकों का प्रदर्शन शुरू हुआ, प्रदर्शनकारियों ने केपी ओली सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और नेपाल में हिंदू राष्ट्र और राजशाही बहाल की मांग की। इस प्रदर्शन के दौरान राजशाही समर्थकों और पुलिस के बीच झड़प हुई।
देशको अस्तित्व हराउन लाग्यो होइन, त्यही भएर यहाँ राजा चाहिन्छ। राजा नभयो भने हाम्रो देशको अस्तित्व रहँदैन। अब 15 वर्षमा हाम्रो देश तिनीहरूले टुक्रा टुक्रा पारेर बेचिसक्छ। म कसैको लागि होइन, म देशको लागि आयो, फर द मदरल्यान्ड, फर आवर प्राइड, फर द कंट्री। नेपाल में ये हिंसक प्रदर्शन उस वक्त से बढ़ गए हैं जब नेपाल के कुछ राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने दावा किया कि नेपाल में हिंदुओं के धर्मांतरण से राष्ट्र की हिंदू पहचान खत्म की जा रही है। इसके लिए अमेरिका से $100 मिलियन की फंडिंग हुई। राजशाही के दौरान नेपाल एक हिंदू राष्ट्र के तौर पर जाना जाता था। तब नेपाल दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र था। नेपाल के अखबार कांतिपुर के संपादक उमेश चौहान के मुताबिक नेपाल के लोगों में मौजूदा सरकार को लेकर निराशा तो है, लोग गुस्से में भी हैं। यहाँ की जनता वैकल्पिक राजनीति की तलाश कर रही है, लेकिन अभी कोई ठोस विकल्प दिख नहीं रहा है। ऐसे में राजतंत्र के समर्थक इसी असंतोष को लामबंद करना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता है कि यह असंतोष राजतंत्र के पक्ष में जाएगा, लेकिन मौजूदा सरकार के खिलाफ गुस्से ने राजतंत्र समर्थकों के इरादों को और भी धार दे दी है और यही समर्थक अपनी मांगों को लेकर न सिर्फ सड़क पर उतरे बल्कि हिंसक भी हो गए हैं। और एक्टर सलमान खान के राम मंदिर वाली घड़ी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल क्या हुई, तब से घमासान छिड़ा हुआ है। कई मौलाना सलमान के विरोध में आ गए हैं तो वहीं संत सलमान के समर्थन में उतरे। सलमान की प्रतिक्रिया भी सामने आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि अब कोई कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए। बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान ने जब से हाथ में ये घड़ी पहनी तब से घमासान छिड़ा हुआ है। सलमान खान ने अपने हाथ में अयोध्या के राम मंदिर के डिजाइन वाली घड़ी पहनी। सलमान खान ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की तो कुछ मौलाना उनके पीछे पड़ गए। अब आपको बताते हैं कि इस घड़ी की खास बात क्या है। दरअसल इस घड़ी का बैंड भगवा रंग का है। घड़ी के अंदर अयोध्या का राम मंदिर नजर आएगा। उसी के नजदीक प्रभु श्री राम की धनुष के साथ एक छवि है और उसके नीचे बजरंगबली हनुमान नजर आएंगे। इस घड़ी को बनाने वाली कंपनी ने घड़ी को राम जन्मभूमि एडिशन नाम दिया और इस घड़ी को पहनने को लेकर मौलाना आपत्ति जता रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने इसे लेकर विरोध जताया। उन्होंने राम मंदिर की घड़ी को इस्लाम के और शरीयत के साथ जोड़ दिया। वो इसे गलत ठहरा रहे हैं। सुनिए मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने क्या कहा। कोई मुसलमान इस तरह का प्रचार करता है, मंदिर का प्रचार करता है या राम एडिशन नाम की घड़ी पहनता है वगैरह वगैरह, तो वो शरई मुजरिम है। शरीयत की नजर में वो गुनहगार है और ये नाजायज और हराम है। उनको बाज आना चाहिए और इस किए हुए गैर शरई काम पर तौबा करना चाहिए। मैं सलमान खान साहब को यही नसीहत देना चाहता हूं कि वो अपने हाथों से राम एडिशन नाम की घड़ी को उतार दें। वहीं सलमान खान अपनी आने वाली फिल्म सिकंदर की प्रमोशन में बिजी हैं। इस दौरान उनसे कंट्रोवर्सी के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पहले भी वो कई कंट्रोवर्सीज में रह चुके हैं, अब और नहीं। अरे नहीं चाहिए भाई हमको कोई कंट्रोवर्सी से, हमका बहुत सारे कंट्रोवर्सी से गुजर चुके हैं। अब हमको नहीं चाहिए कोई कंट्रोवर्सी एंड आई डोंट थिंक कंट्रोवर्सीज की वजह से कोई फिल्म हिट होती है। हमने तो देखा ही है कंट्रोवर्सीज में कि फ्राइडे की रिलीज नेक्स्ट ट्यूसडे हुई है वगैरह, तो वी डोंट वांट एनी। और अभी भी है टाइम भाई, ये 3-4 दिन निकल जाने दो और पिक्चर रिलीज हो जाने दो, उसके बाद भी कोई कंट्रोवर्सी चाहिए नहीं। अयोध्या के संत सलमान के साथ खड़े दिखे। उन्होंने राम मंदिर की घड़ी के बहाने मौलाना को आईना दिखाया और जो विरोध कर रहे हैं ये बहुत क्षणिक है। आने वाले समय में अब जब धरती पे रावण जैसे योद्धाओं का नहीं चला, भगवान राम अयोध्या से अकेले निकले और छोटे छोटे बानरों का एक विशाल समूह इकट्ठा किया और धरती से पापाचार को खत्म किया। ऐसे अब सनातन जागृत अवस्था में है। इन ऐसे पापियों का विनाश होगा और जिसका हृदय परिवर्तित नहीं होगा उन सबका विनाश होगा, धर्म की स्थापना होगी। अच्छी बात है सलमान खान ने अगर ऐसा किया है। रामलला सरकार की और हनुमान जी महाराज जी की घड़ी पहनी है जिसपे आकृति बनी हुई है तो स्वागत योग्य है। और मौलाना लोग विरोध कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। कल तो तुम भी हिंदू थे, बाद में तुमने धर्म परिवर्तित किया है, तो ऐसे में सम्मान करना चाहिए।
सलमान खान का विवादों से गहरा नाता रहा है। हालांकि सलमान सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन उनकी आने वाली फिल्म से पहले घड़ी पर विवाद छिड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी बीच जोधपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। जेल प्रहरी को गिरफ्तार किया गया है। सेंट्रल जेल में मोबाइल सिम मामले में गिरफ्तारी हुई है और मोबाइल की सिम पहुंचाने का आरोप है। आपको बता दें कि रातानाड़ा थाना पुलिस ने जेल प्रहरी राजेश बिश्नोई को गिरफ्तार किया है। रातानाड़ा थाना पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो इस वक्त जोधपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जेल प्रहरी को गिरफ्तार किया गया है। तो मोबाइल की सिम पहुंचाने का आरोप है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता चंद्रशेखर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर, क्या कुछ जानकारी है? जेल प्रहरी को गिरफ्तार कर लिया गया है, पूछताछ में क्या अपडेट है? देखिए, बात करें जोधपुर सेंट्रल जेल की तो सबसे सुरक्षित जेलों में से जो देश भर की जेलें हैं उनमें से शुमार है जोधपुर शहर की जो सेंट्रल जेल। लेकिन लगातार जो मोबाइल और सिम मिलने का यहाँ पर मामले सामने आ रहे थे, कहीं ना कहीं जेल की फजीयत हो रही थी। और इस दौरान कार्रवाई के दौरान एक जेल प्रहरी है जो राजेश बिश्नोई, उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए जो है पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया। इसके साथ ही 2 अन्य युवकों को भी गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों युवकों ने सिम व मोबाइल लेकर जेल प्रहरी के माध्यम से जो है जेल के अंदर पहुंचाते थे। और इसमें से एक युवक ने करीब 1.5-2 साल में 40 से 50 सिमें जेल के अंदर पहुंचाना कबूल किया है। थानाधिकारी दिनेश लखावत ने बताया कि गत वर्ष जेल में 16 मोबाइल और 9 सिम जब्त की गई थी। इनमें से 2 सिम नागरगेट क्षेत्र निवासी हुसैन के नाम की थी। पुलिस ने हुसैन को गिरफ्तार किया और पूछताछ में सामने आया कि उसने आकिब के कहने पर 10 सिम खरीदी और उसमें से 2 सिम जो है जेल में भेजी है। इसको 500-500 रुपए जो है जेल प्रहरी को इसमें देने की बात सामने आ रही है। फिलहाल जो है रातानाड़ा थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि राजेश ने अब तक कितने मोबाइल और कितने सिम जो है जेल में पहुंचाए हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, यही वो राजेश बिश्नोई है जिसकी गिरफ्तारी हुई है। अब इससे पूछताछ भी शुरू कर दी गई है। चंद्रशेखर, क्या इसमें कई लोग और भी शामिल हो सकते हैं? पूछताछ में कई बड़े नाम भी सामने आ सकते हैं। देखिए, इस पूरे मामले में बात करें तो जिस तरह से एक कहावत है कि घर का बेदी लंका ढाए या बाढ़ है वही खेत को खा रही है। जिन लोगों पर जो सुरक्षा का जिम्मा है वही अगर सुरक्षा में सहन करते हैं तो ये तमाम जो मशीनरी लगाई गई है, जो स्कैनर लगाए गए हैं, वो कहीं ना कहीं नकारा साबित इस वजह से हो जाते हैं कि जो काम करने वाले जिनको ये दायित्व सौंपा गया है कि जेल में कोई भी प्रतिबंधित सामग्री न पहुंचे, वही यदि सामग्री पहुंचाते हैं तो इसकी सुरक्षा कैसे रहेगी, इसको लेकर बड़ा सवाल उठता है। गौरतलब है कि जोधपुर सेंट्रल जेल वो जेल है जहां पर सलमान खान, आसाराम, लॉरेंस सहित कई दुर्दांत अपराधी यहाँ पर जो है जेल की सजा काट चुके हैं। और ऐसे में यदि सिम और मोबाइल यहाँ पर पहुंचता है और जेल प्रहरी खुद यदि ये काम करता है तो कहीं ना कहीं पूरे जो इंतजाम है, जो पूरी प्रक्रिया है सुरक्षा की लेकर, उस पर कहीं ना कहीं एक बार पुनः सोचने की आवश्यकता है। बिल्कुल चंद्रशेखर, आप नजर बना करके रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के नागपुर दौरे पर हैं। पीएम ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार के स्मारक पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उनके साथ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद रहे। इसके बाद पीएम मोदी संघ ने कुछ अखिल भारतीय पदाधिकारियों से भी मुलाकात की है और एक ग्रुप फोटो भी हुई है। पीएम मोदी का माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर में आधारशिला रखने का भी कार्यक्रम है। तो तस्वीर भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देखिए, संघ मुख्यालय में सरकार यानी कि आरएसएस मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, उसी की तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर पीएम ने डॉक्टर हेडगेवार को श्रद्धांजलि दी है। बतौर पीएम पहली बार संघ मुख्यालय में पीएम नजर आए। संघ मुख्यालय जाने वाले देश के पहले पीएम है और ये तस्वीरें भी आपको उसी दौरान की दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और यहाँ पर डॉक्टर हेडगेवार को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए वो नजर आए हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पीएम के साथ मौजूद और वो तस्वीर भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए, वहां पर बातचीत करते हुए जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए और आपको वो तस्वीर भी हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आरएसएस मुख्यालय में मोदी 2001 में सीएम बनने के बाद से नहीं गए थे वहां पर पीएम, और अब देखिए करीब 3 दशक बाद नागपुर मुख्यालय में मोदी पहुंचे हैं। तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो बतौर पीएम पहली बार संघ मुख्यालय में पीएम पहुंचे। आरएसएस मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। 2 तस्वीरें हैं टीवी स्क्रीन पर। आप देखिए, मोहन भागवत
पीएम मोदी के साथ मौजूद नजर आए, बातचीत करते हुए दिखे हैं। और जो दूसरी तस्वीर है, डॉक्टर हेडगेवार को श्रद्धांजलि देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। आरएसएस मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और तस्वीर जो सामने आई वो भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पीएम के साथ मौजूद, पहली तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं। कई पदाधिकारी भी आपको नजर आ रहे हैं। सभी से मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखे हैं और बातचीत का दौर भी चला है। दूसरी भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जिसमें डॉक्टर हेडगेवार को श्रद्धांजलि दी है। तो ये दो तस्वीरें हैं टीवी स्क्रीन पर, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तब की ये तस्वीर आपको दिखा रहा है, जब वो पदाधिकारियों से मुलाकात करते हुए नजर आए। मोहन भागवत आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं, पीएम के साथ मौजूद नजर आए।